हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर वेरी वेल। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस को हमने लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है उसको हमने दो पार्ट में डील करी थी कि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस को दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और सेकंड होगा हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस 2। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो भी सिलेबस था उसकी हमने बात कर ली थी, उसकी अभी हम यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 की। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 का भी मैंने आपको स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है इनडिटरमिनेसी उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके उस चीज़ को देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं उसको वापस से बोर्ड पर समझा दूंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने उसको पीडीएफ की फॉर्म में समझाया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं था। तो मैं कोशिश करूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं कोशिश करूंगा उसको मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 के अंदर इनडिटरमिनेसी वाला हमने जो स्टेबिलिटी वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 का जो हमने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था इनडिटरमिनेसी। ठीक है, इनडिटरमिनेसी। और इनडिटरमिनेसी के अंदर मैंने आपको दो तरह के स्ट्रक्चर्स बताए थे। फर्स्ट वन इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और अगर कोई स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज नहीं हो पाता, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर बना रखा है, आप जाके उसको देखिए। अगर कोई डाउट आता है तो हम उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 का फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था इनडिटरमिनेसी, एंड इसके साथ साथ मैंने आपको स्टेबिलिटी भी बताई थी। ठीक है, तो आज हम जो सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका वो पढ़ेंगे हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, SDM। ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसको यूज़ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कहाँ सुटेबल होता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसकी हम स्टैटिक इनडिटरमिनेसी भी निकालते हैं, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी भी निकालते हैं। अगर आपकी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी से कम है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मोस्ट सुटेबल होगा। ठीक है, चलिए, और इसमें जो बेसिक अननोन होते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर वो होता है थीटा एंड डेल। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर सुटेबल तब होगा जब ds लेस देन dk होगा, और इसमें बेसिक अननोन जो होते हैं हमारे थीटा एंड डेल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट मानते हैं, शियर डिफॉर्मेशन इसमें लिया जाता है। और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जनरली अपन यहाँ पर जो निकालेंगे वो निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो किन स्टेप्स का सहारा लेंगे हम, वो स्टेप्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की सबसे पहले हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली स्टेप जो होगी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की वो होगी हमारी फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो पहली स्टेप में हम करेंगे कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एनालाइज करेंगे, जब उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते वक्त जो पहली स्टेप होगी वो होगी कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है इसके ऊपर भी हम आएंगे। पहले हम 1 बाय 1 स्टेप्स जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होगी इसको सोल्व करने के लिए। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को जब आप सोल्व करोगे तो पहली जो स्टेप्स हमें यूज करनी होगी वो होगी कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। स्टेप नंबर 2 जो होगी हमारी वो होगी अप्लाई द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर वेरियस मेंबर। अप्लाइंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर वेरियस मेंबर। स्टेप नंबर 2 ये होगी कि हमें स्लोप डिफ्लेक्शन की एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को सभी मेंबर्स में हमें 1 बाय 1
अप्लाई करना है। जब आप इक्वेशंस को अप्लाई कर लोगे तो इक्वेशंस को अप्लाई करने के बाद जो हमारी थर्ड जो स्टेप होगी वो होगी हमारी अननोन को फाइंड आउट करना। क्योंकि जब आप इक्वेशंस को अप्लाई करोगे वेरियस मेंबर्स के अंदर तो वहां पर हमारे पास दो अननोन होंगे, या तो वो अननोन थीटा की फॉर्म में होगा या फिर वो अननोन डेल की फॉर्म में होगा। तो उस अननोन को यहाँ हम फाइंड करेंगे, तो अननोन को हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम अननोन्स को फाइंड आउट करेंगे और वो अननोन्स कौन कौन से होंगे, या तो डेल होगा या फिर वो थीटा होगा। ठीक है, और अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक होती है जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। या तो उस अननोन को हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करेंगे, या फिर हम उस अननोन को शेयर इक्वेशन से निकालेंगे, या फिर हम उसको मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जॉइंट इक्विलिब्रियम लगाएंगे, अगर उससे काम नहीं बनता तो फिर इन दोनों को भी अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर जब हम अननोन इन इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर देंगे तो जो अननोन्स की वैल्यू आएगी उसको हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन वाली जो इक्वेशंस थी उसमें पुट कर देंगे और स्टेप नंबर 4 के अंदर एंड मोमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और जब हमारा एंड मोमेंट आ जाएगा तो स्टेप नंबर 5 के अंदर हम BMD ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को सोल्व करने की या इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने की मैंने इसकी यहाँ 5 स्टेप्स बना दी हैं। स्टेप नंबर 1 होगी कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। स्टेप नंबर 2 होगी अप्लाई द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर वेरियस मेंबर। स्टेप नंबर 3 के अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अननोन्स को हम फाइंड करेंगे जो इक्वेशंस के अंदर थे, और अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर 3 इक्वेशंस का हम यहाँ पर सहारा लेंगे, जिससे भी वो सोल्व हो जाएगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। जब अननोन्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी तो उस अननोन्स को हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास एंड मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी, और जब हमारी एंड मोमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो हम BMD को ड्रॉ करेंगे। बट जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके मन में ये आएगा कि फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मुलेज है फिक्स्ड एंड, देखो वैसे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट को भी आप ड्राइव कर सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थ्रू डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा के। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज जो होते हैं, जो हमने निकाले थे, जो हमने वहाँ ड्राइव किए थे, उनको हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। तो जब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करते हैं तो किस बीम में क्या फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है, किस लोडिंग की वजह से, उसकी हम एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए एक फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फिक्स्ड एंड मोमेंट किसके लिए क्या होता है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट बीम की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई बीम है और इसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं और इसके हमने यहाँ पर सेंटर पे एक लोड लगा दिया। ठीक है, एक हमारी फिक्स्ड बीम थी जिसके दोनों एंड फिक्स थे और सेंटर पे हमने लोड लगा दिया, और ये जो हमारी लेंथ है वो हम ले लेते हैं L/2 और इसको भी हम ले लेते हैं L/2 और लोड है हमारा W। ठीक है, और एंड्स हमारे हो गए A एंड B। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट होता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी हमारी फिक्स्ड बीम है, ठीक है, और इस पे ये लोड लगा हुआ है, तो इस फिक्स बीम को हम कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स बीम से बनने से पहले वो क्या थी, सिंपली सपोर्टेड बीम थी। और जब सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जब हमने रोटेशन को रोका, रोटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, दोनों एंड्स पे कपल लगाते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली टर्म में हम ये कह सकते हैं कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके दोनों एंड्स पे जो रोटेशन आ रहा है उसके रोटेशंस को रोकने के लिए जो हम मूवमेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम को फिक्स्ड बीम बनाने के लिए जो हम मोमेंट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम थी पहले, फिर हमने दोनों एंड्स पे इसकी रोटेशन को रोकने के लिए कपल लगाया, तो कपल लगाने के बाद जब ये बीम बनी तो वो हो गई फिक्स्ड एंड फिक्स बीम। ठीक है, अब इसकी रोटेशन को रोकने के लिए जो हमने एंड्स पे जो मोमेंट लगाया वो कितना कितना लगाया उसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो इस बीम के अंदर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड पर वो होता है -WL
बाय 8, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली रोटेशन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस में आ गया। एंड राइट हैंड साइड वाला फिक्स्ड एंड मोमेंट जो होता है हमारा, वो होता है MFAB इक्वल टू प्लस WL बाय 8, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड, अगर ये हमारा जो सेंटर पे जो लोड लगा हुआ था, अगर उस लोड को हम थोड़ा सा इसेंट्रिक लगा दें, इसेंट्रिक का मतलब अगर अपन यहाँ लगा दें, और अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट की अगर हम बात करें तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगा MFAB इज इक्वल टू, देखो BC पुनियम के अंदर फिक्स्ड एंड मोमेंट को MFAB से रिप्रेजेंट किया है, वही रामानुतम के अंदर इसको MRAB से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो MFAB हो चाहे MRAB हो, दोनों ही फिक्स्ड एंड मोमेंट कहलाते हैं। तो इसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और अगर हम राइट हैंड साइड वाले फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करें तो हो जाएगा MFBA इज इक्वल टू WA स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई हमारी फिक्स्ड बीम है और उस फिक्स बीम के अंदर अब की बार हमने क्या किया, UDL लगा दिया W पर मीटर का, ठीक है। अब इसके लिए हम फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करें, लेंथ हमारी वही L है, तो इसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगा MFAB इक्वल टू, सिमेट्रिक है तो माइनस WL स्क्वायर बाई 12, और इधर हो जाएगा प्लस WL स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले, ये तो आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी इन 3 फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गेट ES की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी कुछ फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी वालों को तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले तो आने ही चाहिए, उसके अलावा कुछ एडवांस लेवल के फॉर्मूले भी होते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट के, वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो वो कौन कौन से होते हैं उनको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब सेंटर पे लोड था तब हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात कर ली, एसेंट्रिक लोड था तब हमने बात कर ली, और जब आपका UDL था तो भी हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट देख लिया। अब 4th नंबर की जो हमारी बीम है, मान लीजिए कोई फिक्स बीम है और फिक्स बीम के अंदर कोई कपल लगा हुआ है, ठीक है, और उस कपल को हमने लगा दिया सेंटर पे। कोई फिक्स बीम है और सेंटर पे कोई कपल लगा हुआ है ना, ये सेंटर पे हमने यहाँ पे कपल लगा दिया, इसको हम स्मॉल l कर देते हैं, ठीक है, और ये वही हमारी A एंड B है। तो सेंटर पे जब आप कपल लगाओगे तब फिक्स्ड एंड मोमेंट की जो वैल्यू होगी MFAB इज इक्वल टू MFBA। देखो कपल लगाने के बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, चाहे आप MFAB की बात करो चाहे आप MFBA की बात करो। तो इसका जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा, अगर ये हमारा M नोड है तो हम कह सकते हैं M नोड बाय 4, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसको डिराइव भी कर दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया पहले, स्ट्रक्चर के अंदर इसके फॉर्मूलेस को हम डायरेक्ट यूज करते हैं। इसके अलावा अगर यही कपल हमारा इसेंट्रिक लगा हो, ये A हो गया, ये B हो गया, इसेंट्रिक के केस में फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, A पॉइंट पर क्या होगी, B पॉइंट पर क्या होगी। तो देखिए यहां पर हो जाएगा MFAB इक्वल टू M नोड 3A माइनस L अपॉन B। और अगर हम MFBA की बात करें, देखो मोमेंट है, मोमेंट की केस में कपल जब आता है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो MFBA भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव M नोड। अब देखो यहां था 3A माइनस L अपॉन B, तो यहां हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहां पर मैंने गलत लिख दिया। अगर इसेंट्रिक हमारा मोमेंट होगा तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी वो होगी M नोड 3A माइनस L इंटू B अपॉन L स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर होगी M नोड, इसको उल्टा कर दो 3B माइनस L इंटू A अपॉन L स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसके अलावा कपल की हमने बात कर ली, सेंटर पे लोड की हमने बात कर ली, सेंट्रिक लोडिंग की हमने बात कर ली, UDL की भी हमने बात कर ली। अब हमारा रह गया UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। अगर हम UVL की अगर हम बात करें और इसके फिक्स्ड एंड मोमेंट की अगर हम बात करें, तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट जो होगा हमारा A पॉइंट पर क्या होगा, B पॉइंट पर क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा माइनस WL स्क्वायर अपॉन 20, और इधर हो जाएगा WL स्क्वायर अपॉन 30, ठीक है।
ये हो गया हमारा यूबीएल के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक केस ये भी है, अगर ट्रायंगुलर लोडिंग हमें दे रखी हो इस तरह से, तो ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए क्या होगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट सिमेट्रिक है तो दोनों एंड पर सेम ही होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव हो जाएगा 5/96 WL², और यहाँ हो जाएगा प्लस 5/96 WL², ठीक है। समझ आ गया होगा। और एक लास्ट केस और है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो उसको हम नीचे बता देता हूँ। वो लास्ट केस क्या है हमारा, मान लीजिए किसी फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू सेटलमेंट की अगर हम बात करें, फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू सेटलमेंट है ना, मान लीजिए किसी एंड पर कुछ सेटलमेंट हो रहा है, कोई एंड आपका सिंक कर रहा है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू सेटलमेंट का जो फॉर्मूला होता है दोनों एंड्स के लिए, ए और बी के लिए, वो क्या होता है, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही होती है, वो होता है हमारा MFAB = MFBA, और इसका फॉर्मूला होता है -6EI del/L², ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू सेटलमेंट, किसी एंड पे कुछ सिंकिंग हो रही है तो उसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट जो होगा वो होगा -6EI del/L²। तो होप सो आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट समझ आ गया होगा। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जब भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहली स्टेप जो होगी हमारी फिक्स्ड एंड मोमेंट की होगी। तो ये आपको मैंने यहाँ पर कुछ 8 फॉर्मूले यहाँ बता दिए हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी के हो तो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए, और अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सबके फॉर्मूले आपको पता होना ज़रूरी है। और ये फिक्स्ड एंड मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी, क्योंकि इसके बाद जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे या कानीज मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पहली स्टेप जो होगी वो होगी फिक्स्ड एंड मोमेंट की। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो होप सो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीटली एक प्रॉब्लम को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू एनालाइज करके दिखाऊंगा। उसको हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।